हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, संख्याओं का संसार। ये क्लास 9th का चैप्टर है और बुक है गणिता मंजरी, जो कि 2026 में नई बुक आई है। ठीक है, इस चैप्टर को देखिए। इस चैप्टर में ये आपका कंप्लीट एक्सरसाइज प्रश्नावली जो है 3.1 तक हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक लेते हुए हम इसको समझेंगे। इस बार की एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, आप सिर्फ बुक को पढ़ करके भी आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक टॉपिक लेके चलेंगे, उसी हिसाब से फिर हम समझते हुए चलेंगे इसको। ठीक है, और फिर लास्ट में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हम उसको कॉपी और पेन से उसको करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक, देखिए फर्स्ट टॉपिक आपका है ये 3.1, जिसमें दिया हुआ है गणित का उदय। गणित का उदय किस तरीके से हुआ ये इसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो गणित का उदय, देखिए टॉपिक है आपका गणित का उदय, गिनती करने की मानवीय आवश्यकता, कि किसी चीज को हम कैसे गिनते थे ये आपको इसमें पता चलेगा कि हमने गिनती करना कैसे स्टार्ट किया था, कैसे सीखा था कि किसी चीज को कैसे गिना जाता है कि वो कितना है। ठीक है, देखिए हाँ जी, एक एक लाइन टू लाइन हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए मानव द्वारा नगरों के निर्माण, सूत्रबद्ध नियमों और सिद्धांतों तथा तारों के अध्ययन करने से बहुत पहले एक आधारभूत व्यवहारिक आवश्यकता अस्तित्व में थी। गिनती करते रहने की आवश्यकता गणित का, देखिए इस लाइन में आपको वो क्या समझा रहा है, देखिए ध्यान से समझिए कि जो इंसान था, जो मानव था, उसका वो नगरों का निर्माण करता था, शहर बनाता था, नियम निकालता था, सिद्धांतों और तारों का अध्ययन, जो का खगोल हम करते हैं, जो ज्योग्राफी में हम जो आकाशीय पिंडों के बारे में पढ़ते हैं, तो उसका अध्ययन करने के लिए एक नॉर्मल सी आवश्यकता थी कि तारों की गिनती कैसे करनी है या किसी और चीज की गिनती कैसे करनी है। तो गिनती करने की आवश्यकता जो है वो धीरे धीरे अस्तित्व में आई। ठीक है, देखिए आगे, गणित का उद्भव कक्षाओं में श्याम पट पर समीकरणों को हल करने से नहीं हुआ। इसका उद्भव धूल मिट्टी में, वृक्ष की छालों पर और अस्थियों पर हुआ है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि आप जो समझते हैं कि साहब आपको बोर्ड पे 1 2 3 या गिनती करना सिखा दिया या कोई समीकरण हल करना सिखा दिया, तो उससे सिर्फ वही आपको नहीं सीखा। आप ये सोचिए कि ये इसका इसका जो है खोज कैसे हुई थी, क्योंकि ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका उद्भव धूल मिट्टी में, वृक्ष की छालों पर और अस्थियों पर हुआ था। अब ये किस तरीके से हुआ था, कैसे धूल मिट्टी से हुआ, कैसे वृक्षों की छालों पर हुआ और कैसे अस्थियों पर इसका जो है खोज हुई थी, उन पर लिख करके कैसे उसमें हुआ था, ये आपको समझाया जाएगा इसमें। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। देखिए आगे, देखिए देखिए कल्पना कीजिए कि आप सहस्त्रों वर्ष पूर्व सरस्वती नदी के के तट के निकट, तट पर स्थित एक छोटी सी कृषक बस्ती का निवास कर रहे हैं। देखिए सरस्वती नदी है जो कि अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, छोटी सी कृषक कृषक बस्ती में निवास कर रहे हैं, मतलब आप एक किसानों की बस्ती है, उसमें आप निवास कर रहे हैं। आपके पास मवेशियों का झुंड है। मवेशियां मतलब जो पशु होते हैं, गाय भैंस बकरी भेड़, मवेशियां जो होती हैं उनको मवेशियां बोलते हैं। वो तो उनका एक झुंड है। तो प्रत्येक सुबह वे चरने के लिए घने जंगलों में जाते हैं और संध्या के समय लौट आते हैं। ठीक है, आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि एक बछड़ा झुंड से अलग नहीं हुआ है। ठीक है, ये आप कैसे पता करेंगे, तो देखिए संख्याओं के लिए शब्दों और लिपिबद्ध प्रतीकों के बिना मानव इसका समाधान एक कैकिक संगतता की सकल्पना से किया करता था। आया आपको समझ में, भाई आपके पास मवेशियों का झुंड है, सुबह वो चरने के लिए जाता है, शाम को वापस आता है, तो आपको कैसे पता चलेगा बिना गिने कि आप कि उसमें से एक भी मिसिंग नहीं है या एक कहीं खो गया है या इस तरीके से। ठीक है, तो उसका क्या है, उसमें कोई लिखित रूप में हमको नहीं पता था कि हमको उसको लिखना कैसे है। ठीक है, तो ये देखिए, तो मानव ने क्या किया कि उसका समाधान निकाला। कैसे समाधान निकाला, ये एक समाधान निकाला एकैकिक संगता।
संगता, वन टू वन क्रॉसपॉन्डेंस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कि संकल्पना से करते थे। अब ये एक क्या कि संगता का क्या होती है, ये देखिए, ये आपको नेक्स्ट उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में। देखिए, बस्ती से चारागाह की ओर जाने वाली प्रत्येक गाय के लिए चरवाहा मिट्टी के घड़े में एक कंकर डालता था। देखिए, बहुत अच्छी चीज है कि उसने क्या है, एक गाय निकली और एक कंकर उसने क्या किया, उसने मिट्टी के जो घड़ा है उसमें डाल दिया। संध्या में प्रत्येक गाय के वापस आने पर वह एक कंकड़ निकाल देता था। ठीक है, यदि दिन के अंत में मिट्टी का घड़ा खाली हो जाता तो इसका अर्थ था कि पशुओं के झुंड क्या सुरक्षित हैं। यदि घड़े में कंकर शेष रह जाते थे तो इसका अर्थ है कि कोई गाय छूट गई है या भटक गई है। ठीक है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का मिलान, आ गया समझ में? एक वस्तु से दूसरी वस्तु का जो मिलान है वो कहलाता है आपका एकैकिक संगता का। तो एक के बदले एक जो होती है उसको हम बोलते हैं एकैकिक संगतता। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको थोड़ा सा ध्यान में कीजिए कि एकैकिक संगता होता क्या है। ठीक है, एकैकिक संगता जो होता है वो क्या होता है कि एक के बदले एक। ठीक है, ये देखिए कि एक कोई चीज है तो उसके बदले एक, फिर दूसरी चीज है तो उसके बदले एक, फिर तीसरी चीज है तो उसके बदले फिर तीसरी चीज। तो इस तरीके से क्या है, जैसे गाय बाहर निकली तो उसने क्या किया, एक गड़े में एक कंकर डाल दिया। ठीक है, एक गाय निकली तो उसने एक कंकर डाल दिया, दूसरी गाय निकली उसने दूसरा कंकर डाल दिया, इसी तरीके से तीसरा कंकर डाल दिया। ठीक है, और वापस आते समय वो क्या करता था, गड़े में से एक एक कंकर, एक गाय अंदर होती थी तो एक कंकर उसमें से बाहर निकाल लेता था, दूसरी गाय आती थी तो दूसरा कंकड़ बाहर निकाल लेता था। तो इससे पता चल जाता था कि पूरी गाय वहां पर है या नहीं। ठीक है, कि पूरी वापस आई है कि नहीं, कोई कोई खो तो नहीं गई है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एकैकिक संगता। और प्राचीन समय में मानव इसी को यूज करता था कि भाई गिनती करने के लिए। ठीक है, उसको उसका ऐसे एक दो तीन चार पाँच है उसको बोलना नहीं आता था, वो तो बाद में इसका खोज हुई है, उसको किस तरीके से लिखना, उसको लिपिबद्ध करना, ये बाद में हुआ है। पहले के लोग ऐसे ही क्या करते थे, काउंटिंग करते थे, गिनती करते थे। ठीक है, तो देखिए, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के मिलान करने के इस सरल कार्य से ही प्राकृत संख्याओं का जन्म हुआ। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक में प्राकृत संख्याओं के बारे में आपको पता चला। ठीक है, कि कौन सी प्राकृत संख्याएं होती है, जितनी भी हम काउंटिंग लेके चलते हैं, वन से लेकर के 1 2 3। ठीक है, ये जितनी भी काउंटिंग होती है उनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो ये आपको एक चीज क्लियर हो गई है इस टॉपिक से कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है। तो ये कहलाती हैं आपकी प्राकृत संख्याएं, और आप इनको चाहे जितना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ये आपकी है प्राकृत संख्या। ठीक है, अब जब भी आपको आगे चैप्टर में कहीं भी प्राकृत संख्या आएगी तो आप तुरंत आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं हम किसे कहते हैं। तो इस टॉपिक में आपको समझाने का यही था कि लोग कैसे गिनती करते थे और प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अस्थियों पर लिखा गया इतिहास, कि अस्थियों पर किस तरीके से इतिहास लिखा हुआ था। अस्थियां मतलब जैसे हड्डियां होती है, जानवरों की हड्डियां होती है, आदमियों की हड्डियां होती है, उन पर लिखा गया इतिहास, कि उन पर कुछ लिखित में उसमें मिला है, तो उसको हमको इस पैराग्राफ में समझने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, एक टू लाइन देखिए। वर्तमान में उपयोग होने वाली दशमलव स्थानीय मान प्रणाली को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का कार्य भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ।
ठीक है। ये जो दशमलव के बाद जो हम भी संख्याएं लिखते हैं या जो भी स्थानीय मान, आपने स्थानीय मान पढ़ा हो कि स्थानीय मान जैसे जैसे ये 245 है, ठीक है, तो ये इकाई होता है, ये 10 पे होता है और ये क्या होता है 100 पे होता है, ठीक है। इस तरीके से स्थानीय मान जो है सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का कार्य कहाँ हुआ है, भारतीय महाद्वीप में हुआ है, ठीक है। वही मानवीय मानवीय इतिहास में प्राकृत संख्याओं के अंकन के प्रारंभिक साक्ष्य हमें अफ्रीका की सभ्यता में भी मिलते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्याओं का जो अंकन जो प्रारंभ हुआ, अभी तक हमने आपको पता है कि वहां पे अब सिर्फ एक कंकर के बदले दूसरा कंकर रख के हम गिनते थे, लेकिन जो अंकन का जो प्रारंभिक साक्ष्य साक्ष्य जो हमें मिला है वो कहाँ मिला है, अफ्रीका में, ठीक है। प्रारंभिक गणितज्ञ कागज का उपयोग नहीं करते थे, वे अस्थियों पर उकेरे गए चिन्हों, गिनती के चिन्हों का उपयोग करते थे। देखिए आगे ना, हड्डियों पर वो क्या करते थे, चिन्ह बनाते थे, लंबी लंबी लाइनें खींच देते थे कि भाई एक गाय निकल गई, दो गाय निकल गई, तीसरी गाय निकल गई, तो वो लाइन बना देते थे उसके ऊपर, हड्डियों के ऊपर, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए, लेबोम्बो अस्थियों की खोज लगभग 35,000 वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका और स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित लेबोम्बो पर्वत पर हुई थी, ठीक है। इस तरीके की अस्थियां जो मिली हैं, इस तरीके की जो अस्थियां जिनको हम बोलते हैं लेबोम्बो अस्थियां, ठीक है, ये कहाँ मिली थी, पूर्व दक्षिण अफ्रीका और स्विट्जरलैंड के मध्य जो एक पर्वत था ये वाला, इसी नाम से, ठीक है, इसी नाम से पर्वत था, ये लेबोम्बो पर्वत इनके बीच में था, किसके बीच में था, पूर्वी दक्षिणी अफ्रीका और स्विट्जरलैंड के मध्य, ठीक है। आगे देखिए, यह एक प्रकार की अस्थि है, ठीक है, जिसमें सोच समझकर उकेरे गए 29 समरूप खांचे बने हुए हैं, ठीक है, खांचे वो बनाते थे, ठीक है। मान मान मानव विज्ञानियों और गणितज्ञों को ऐसा विश्वास है कि उकेरने का यह कार्य अनायास ही नहीं हुआ, अपितु एक ऐसा उपाय था जिसका उपयोग चंद्रमा की कलाओं और मासिक धर्म की गणना के लिए किया जाता था, ठीक है। उसके ऊपर जो 29 जो खांचे मिले हैं, ठीक है, उसको देख करके वैज्ञानिकों ने क्या सोचा था कि जैसे चांद चांद चंद्रमा की कलाएं होती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं कैसी होती है, जैसे कभी बढ़ता है, फिर दूसरे दिन बढ़ता है, तीसरे दिन बढ़ता है चांद, कभी देखा हो तो आपने, ठीक है ना। उसी तरीके से चांद क्या होता है, पहले पूरा पूर्णमासी आती है, जब पूर्णिमा आती है तो पूरा होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो कम होकर के क्या होता है, हर दिन वो कम होता है, ठीक है। तो उन कलाओं को जो क्या है नापने के लिए, गणना करने के लिए, दिन का गणना करने के लिए, भाई कितनी, अच्छा ये तो हुआ चंद्रमा की कला के लिए, वो क्या होता है, जैसे एक सूरज निकला तो एक लाइन खींच दी, एक खांचा बना दिया, दूसरा सूरज निकला तो दूसरा खांचा बना दिया, तो इस तरीके से गिनती करते थे वो लोग, ठीक है। देखिए, जो यह संकेत करता है कि आदि मानव प्राकृत संख्याओं के माध्यम से समय का पता लगाते थे। देखिए अब मैंने आपको बताया ना कि एक सूरज निकला, दो सूरज निकला थी, तो वो क्या समय का पता वो किस तरीके से लगाते थे, इसी तरीके से लगाते थे, ठीक है। और उसके साक्ष्य हमें कहाँ मिले हैं, लेबंगो पर्वत पर, ठीक है। और किसके ऊपर बना है, अस्थियां वहां पे मिली हैं जिस पर खांचे उकेरे गए थे, ये देखिए लिखा हुआ है खांचे उकेरे गए थे, ठीक है। आगे देखिए, देखिए इससे भी रोचक, देखिए ये तो था ही, इससे भी रोचक ईशांगो अस्थियां हैं, ईशांगो जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में नील नदी के उद्गम के निकट पाई गई है और जिसका तिथि निर्धारण लगभग 20,000 सामान्य संवत पूर्व किया गया है, ठीक है। उनका इतनी पुरानी है वो कि 2000 साल संवत पूर्व की अस्थियां हैं, ठीक है। इस अस्थियों के असमान खांचों में 3 स्तंभ पाए गए, ठीक है, 3 स्तंभ मिले हैं। ईशांगो अस्थियों को गणितीय उत्कृष्टता का प्रतीक माने जाने के कारण इनमें विद्यमान रेखाओं का विशिष्ट समूहन है, समूहन मतलब एक ग्रुप में बने हुए थे, ठीक है। इन स्तंभ समूहों में से एक में 11, 13, 17 और 19 खांचे हैं, ठीक है, जो 10 से लेकर के 20 तक की क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखिए इसी टॉपिक में उसने आपको क्या समझा दिया है, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, ऐसी अभाज्य संख्या जो या तो खुद
एक से भाज्य होती है या फिर वो खुद से भाज्य होती है, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो इन अभाज्य संख्याओं को क्या है, खांचे के रूप में उसमें क्या मिला है, ईशांगो अस्थियों में वो मिले गए हैं, ठीक है। ये देखिए अभाज्य संख्या है जो कि क्या है 10 से लेकर के 20 तक की क्या है अभाज्य संख्या क्या है, उसके ऊपर इस तरीके से हड्डियों के ऊपर खांचे बने हुए थे, ठीक है। 11 अस्थियां, 11 खांचे इधर, 13 इधर, 17 इधर, 19 इधर, तो ये सब क्या है अभाज्य संख्या है, ठीक है। देखिए ये अन्य स्तंभ दो से गुणा करने पर दुगना दुगना की संकल्पना को करता हुआ प्रतीत होता है। ये प्राचीन अवशेष यह इंगित करते हैं कि वस्तुतः संख्याओं का अमूर्त संकल्पना कई हजार वर्ष पुरानी है। आगे आपको समझ में, तो क्या है इसमें सिर्फ अब देखिए अभाज्य संख्या के अलावा भी उसमें क्या है दुगना, जैसे दुगना भी खांचे जो है वो आपको इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट टॉपिक। तो आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसका अब है आपका भारतीय संदर्भ में व्यापार एवं खगोल की है, ठीक है। भारत में किस तरीके से व्यापार, देखिए अब जब गिनती की संख्या आप गिनना जानना चाहोगे कि किस तरीके से गिनती करती हैं, उसी के बाद ही तो आप उसमें क्या है व्यापार कर पाओगे, ठीक है। या खगोलीय भाई कितने ग्रह हैं, कहाँ है चांद, चांद है कितना दूर है, यहाँ से सूरज कितना दूर है, ये इस तरीके की क्या है घटनाओं को जो करने के लिए सबसे पहले गणित की आवश्यकता पड़ी, गिनने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो देखिए इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, देखिए लाइन टू लाइन देखिए, जैसे जैसे सभ्यताएं उन्नत होती गई वैसे वैसे बृहद संख्याओं की आवश्यकता भी बढ़ती गई, देखिए ठीक है ना। अब जैसे जैसे ठीक है आपने 10 गिन लिए, आपने 12 गिन लिए, लेकिन क्या है जब बड़ी संख्याओं की आवश्यकता पड़ी, जब व्यापार करने की आवश्यकता पड़ी, तब सिंधु घाटी सभ्यताओं के प्राचीन नगरीय केंद्रों जैसे लोथल हड़प्पा में व्यापार के लिए मानकीकृत माप और भार आवश्यक हो गए थे। भाई भाई किसी चीज को तोलने के लिए आपको किलोग्राम के बट्टों की जरूरत पड़ती है, तो वो एक क्या होता है मानकीकृत होता है कि इतना इतना जो होगा, इतना जो सामान होगा, जो भी सामान आप लेते हो कि वो 1 किलो कहलाएगा। तो कैसे कहलाएगा, इस तरीके की खगोल इस तरीके की खोज करने की क्या आवश्यकता महसूस हो गई बड़े पैमाने पर, ठीक है। देखिए मेसोपोटामिया से लाजवर्द मणि, पकी हुई मिट्टियों से निर्मित मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन होते हैं, या सूती वस्त्रों का व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए सुदृढ़ लेखा प्रणाली की आवश्यकता होगी। देखिए ये मैंने आपको अभी समझाया था कि व्यापार करने के लिए किस तरीके से आवश्यकता पड़ी बड़ी संख्याओं की, ठीक है। देखिए वैदिक काल में भारतीय दार्शनिक वृहत संख्याओं को लेकर अति रोमांचित थे। देखिए भारत में जो दर्शन शास्त्र था, दर्शन के जो वैज्ञानिक थे, उसमें उसमें भी क्या है संख्याओं का यूज होता था। कैसे यूज होता था देखिए, और उन्होंने इस संदर्भ में गहन चिंतन मनन किया। सहस्त्रों वर्ष पूर्व वेदों में 10 से लेकर के 10 की पावर 12 तक के सभी घातांकों का नामकरण किया गया था, ठीक है। देखिए 10 की घात 12 इसमें दिया हुआ है, तो 10 जैसे 10 से लेकर के 10 की घात 12, तो 10 की घात 10 से लेकर के देखिए यहाँ मैं बता देती हूँ आपको, एक मिनट। देखिए 10, ये फिर 10 की पावर 2 घात, 10 की घात 3, ठीक है। अब इनको क्या है अलग 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 नाम दिए गए थे कि इसको कुछ और बोला जाता है, इसको कुछ और बोला जाता है, ठीक है, इसको कुछ और बोला जाता है। तो इस तरीके से क्या है 10 की घात जो है 12 तक की संख्याओं को क्या है का क्या है नामकरण किया गया था दर्शन शास्त्र में, ठीक है। देखिए जिन्हें क्या कहा जाता था परार्ध कहा जाता था, इनको क्या बोलते थे परार्ध बोलते थे, ये हमारे भारत में हुआ था, ठीक है। 4वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व की ललित विस्तर में बुद्ध ने 10 की घात 53 तक के नामों का वर्णन किया था, ठीक है। जिन्हें हम जिसे क्या कहते हैं तलक्षण कहते हैं, तलक्षण कहते हैं, तललक्षण, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ठीक रखिए, तललक्षण उसको बोलते हैं किसको, 10 की घात जो 10 की घात जो 53 होता है
उसको उसको वो बोलते थे तलक्षण। ठीक है, आया आपको समझ में? ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ। 10 के घातांकों के रूप में राशियों को व्यक्त करने का कार्य ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से किया गया है। तो देखिए हमारे ऋग्वेद में उस समय भी क्या लिखा था, संख्याओं के बारे में पता था, और संख्याओं की घातों के बारे में भी उसमें पता चलता है हमारा। ठीक है, इस प्रकार भारत के आगामी वर्षों के दौरान 10 के घातांकों पर आधारित संख्या पद्धति विकसित करने की पृष्ठभूमि बनाई गई। ठीक है, जिसका उपयोग वर्तमान में संपूर्ण विश्व में हो रहा है। ठीक है, स्थानीय मान और 10 की घातांकों पर आधारित संख्या पद्धति के विकास ने संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण गणितीय आविष्कार शून्य की अवधारणा का मार्ग प्रशस्त करने का सहयोग किया। आगे आपको समझ में कि जो शून्य का जो खोज हुई थी वो हमारे क्या हुई थी, भारत में हुई थी। ठीक है, और आपको पता है आजकल कंप्यूटर में भी, बाइनरी में भी आपको शून्य का यूज करना पड़ता है, तो आज तक हम उस चीज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कब किस में हुआ था, हमारे ऋग्वेदों में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये एक लाइन है, 10 के घातांकों के रूप में राशियों को व्यक्त करने का कार्य ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से किया गया। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। हाँ जी, आगे देखिए। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसका। नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, ये प्रश्नावली है 3.1, जिसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम लेंगे और उसको कॉपी पे हल करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ जी, अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। बंदरगाह नगर लोथल, देखिए बंदरगाह जो समुद्र के पास में जो स्थल होता है उसको हम बंदरगाह बोलते हैं, जो कि व्यापार के लिए यूज होता है। ठीक है, नगर लोथल, लोथल एक नगर का नाम है, में एक व्यापारी ताम्र शिलिकाओं को लेने के लिए मसालों की थैलियों का विनिमय करता है। देखिए जैसे आज के समय में हमें रुपये चलते हैं, उस समय क्या करते थे, ताम्र शिलिकाएं चलती थी, तांबे की पत्तियां चलती थी नोटों की जगह। ठीक है, को लेने के लिए मसाले की थैलियों का विनिमय करता है। देखिए मसाले की थैली एक तरीके से विनिमय करता है, एक तरीके से वो मसाले की थैलियां बेचने के लिए गया था। ठीक है, वह मसालों की प्रत्येक 2 थैलियों से 15 ताम्र शिलिकाएं लेता है। ठीक है, अब उसने ये हिसाब बताया है कि क्या हिसाब बताया है कि 2 थैलियां यदि वो बेचता है तो कितनी ताम्र शिलिकाएं लेता है, 15 ताम्र शिलिकाएं लेता है। ठीक है, यदि वह बाजार से 12 थैलियों को लेकर जाता है, ठीक है, यदि वह बाजार जो है वो कितनी थैलियां लेकर जाता है, बाजार से 12 थैलियां लेकर जाता है, तो वह उनके बदले कितनी ताम्र शिलिकाएं बाजार से लेकर आएगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये वो 12 थैलियां वो बेचने के लिए गया है, तो 12 थैलियों के बदले वो कितने, जैसे आज के समय में हम सोचें कि 12 थैलियां बेचने गया तो कितने रुपए लाएगा, तो इसी तरीके से वो जब 12 थैलियां लेके गया है तो वो कितनी ताम्र शिलिकाएं लेकर आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया गया है, कि क्या दिया हुआ है इसमें। ठीक है, क्या दिया गया है, 2 थैलियां, 2 थैलियां कितने की देता है वो, 15 ताम्र शिलिका। ठीक है, 15 ताम्र शिलिकाओं से वो देता है। ठीक है, और निकालना हमें क्या है, उसने क्वेश्चन हमें पूछा है कि 12 थैलियों का, 12 थैलियां कितनी कितनी ताम्र शिलिकाएं की होंगी, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ। तो ये आपको क्या हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको कि क्या तो दिया हुआ है और क्या उसने पूछा है। ठीक है, तो देखिए अब आगे इसको कैसे हल करना है। देखिए 2 थैलियां कितने की है, 15 ताम्र शिलिका। ठीक है, 15 ताम्र शिलिका है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, एक थैली का आपको रेट निकालना है।
रेट का मतलब समझे, जैसे कि आप मार्केट में दुकान पे 2 पेंसिलें लेने जाते हैं और वो बोलता है दुकानदार की 2 पेंसिल 10 रुपए की है, तो आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी हिसाब लगाएंगे कि एक पेंसिल कितने की हुई, तो आप क्या करेंगे, 10 को 2 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 5 आएगा, तो एक पेंसिल कितने की होगी, 5 रुपए की हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करेंगे हम, जब 2 थैलियों के वो 15 रुपए बता रहा है, ठीक है, 15 ताम्र शिलिकाएं बता रहा है, तो एक थैली क्या होगी, एक थैली का रेट होगा उसका 5/2 ताम्रशिलिकाएं। सिंपल सा है, खाली आपको रुपये की जगह इसमें ताम्रशिलिकाएं आपको लेके चलना है। अब कितना है, 12 थैलियों को, 12 थैलियां कितने की आएंगी, तो क्या करना है आपको, जो भी एक के लिए निकाला है उसको 12 से गुणा कर देंगे आप। ठीक है, ठीक है, अब इसको सरल कर लीजिए, 2 को डिवाइड भाग करेंगे हम 12 से तो 6 बार जाएगा, और 15 को 6 से हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 90 ताम्र शिलिकाएं। ठीक है, तो 12 थैलियां कितने की हो गई, 90 ताम्र शिलिकाएं की। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकांगो अस्थियां। इकांगो अस्थियां हमने अभी पढ़ा था कि स्तंभ पर संख्याओं का अनुक्रम, संख्या का जो अनुक्रम है, जो क्रम है, वो कितना है, 11, 13, 17, 19। देखिए, ठीक है, ये आपने देखा है पहले, अपना हमने जब परिचय किया था इसका। इन संख्याओं में क्या समानता है, ठीक है, इन संख्याओं में क्या समानता है कि ये क्या है, 10 से लेकर के और 20 तक की क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो या तो उनमें एक का भाग दिया जा सकता है या फिर उसका खुद का स्वयं का भाग दिया जा सकता है, इसके अलावा किसी से भी वो क्या है, डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, इन संख्याओं में क्या समानता है, समानता होगी कि सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। इस प्रतिरूप में उपयुक्त आगामी 3 संख्याओं को सूचीबद्ध कीजिए। देखिए, आपको सिर्फ आगे क्या करना है, 3 संख्या लिखनी है। ठीक है, देखिए, अभाज्य संख्या है, सबसे पहले तो क्या समानता इसमें है, समानता किसकी है, समानता है आपकी ये सभी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, और कहां से कहां तक है, 10 से लेकर के 20 तक। ठीक है, तो ये है 11, 13, 17, 19। इसके इसके बाद की जो संख्या है आपको लिखना है आगामी, आगामी के मतलब आगे जो लिखनी है, आगे आपकी है, इसमें आएगी 23, 29 और 31। ठीक है, ये 3 संख्याएं आगे की आएगी। वैसे आपको 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्याओं का याद होना जरूरी है। ठीक है, तो हमने यहाँ में क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे 3 आगे की 3 संख्याएं लिखनी है आपको। ठीक है, तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमें ज्ञात है कि प्राकृत संख्याओं का योग के प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं आपको पता है, जिसकी काउंटिंग करते हैं, गिनती 1 2 3 4। ठीक है, ये प्राकृत संख्याएं होती हैं। अच्छा, योग के अंतर्गत वो समृद्ध होती है। योग के अंतर्गत मतलब जो, जब हम उसका प्लस करते हैं, जब उनका हम योग करते हैं, तो वो क्या होती है, समृद्ध होती है। समृद्ध का मतलब होता है कि यदि हम 2 प्राकृत संख्याओं को यदि हम जोड़ लें, ठीक है, योग कर लें उनका, जो उसका आंसर आएगा जोड़ने के बाद, वो भी क्या होगी, एक प्राकृत संख्याएं होगी। ठीक है, जैसा इसमें आगे आगे आपको क्लियर कर रखा है कि किन्हीं 2 प्राकृत संख्याओं का योग सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, ये आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, समझाया हुआ है कि समृद्ध क्या होता है। ठीक है, क्या संख्याएं घटाव के अंतर्गत समृद्ध होती है। अब वो ये पूछ रहा है कि जो घटाव होता है, जो घटाने के अंतर्गत, यदि हम 2 प्राकृत संख्याओं को घटाएं, तो वो दोबारा एक प्राकृत संख्या आएगी या नहीं आएगी, ये पूछ रहा है कि वो समृद्ध होती है कि नहीं होती है। ठीक है, ये आपने उसने क्वेश्चन दिया है आपको, अपने उत्तर को सिद्ध करने हेतु कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है, आया आपको समझ में, तो समृद्ध का मतलब समझ में आया आपको। समृद्ध का मतलब क्या होता है कि जैसे 3 + 4, ये 2 प्राकृत संख्या है, इनका यदि मैं जोड़ करूं, इनका योग कर लूं तो 7 आएगा, और वो भी क्या होगी, एक
प्राकृत संख्या होगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए ये घटाव के अंतर्गत जो होती है प्राकृत संख्याएं वो समृद्ध नहीं होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि प्राकृत संख्याएं घटाव के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती हैं। इसका हम अच्छे से एग्जाम्पल देंगे। उसने बोला है कि आप इसको सिद्ध कीजिए कि घटाव के अंतर्गत वो समृद्ध नहीं होती है, इसको आपको सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे उदाहरण लेंगे। देखिए उदाहरण देखिए आप, देखिए 15 में से यदि मैं 6 घटाती हूँ, ठीक है, 15 में से यदि मैं 6 घटाती हूँ तो 9 आता है, तो ये तो एक प्राकृत संख्या आती है। ठीक है, आगे प्राकृत संख्या, अब आप कहेंगे कि घटाने पर तो आगे प्राकृत संख्या, लेकिन 6 माइनस 15 यदि हम करें, देखिए उल्टा कर दिया है मैंने, 6 माइनस 15 कर दिया है, तो ये क्या आएगा आपका माइनस का 9 आएगा, जो कि क्या होगी एक पूर्णांक होगी। इंटीजर्स इसको बोलते हैं हम, माइनस प्लस की जो संख्याएं होती हैं उसमें नेगेटिव पूर्णांक जो ऋण पूर्णांक होता है, ठीक है, माइनस का 9। तो देखिए ली हमने प्राकृत संख्याएं, घटाव का चिन्ह भी लगाया है, लेकिन आया क्या पूर्णांक संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं आई है। ठीक है, तो इसीलिए हमने उदाहरण ये दिया है कि ये पूर्णांक आई है, ये प्राकृत आई है। ठीक है, आया आपको समझ में? दोबारा समझा देती हूँ। देखिए संख्या आपकी होती है, प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या आपने लिखी 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ तक आप जितनी चाहे लिख सकते हैं। और जो इंटीजर्स होती हैं, पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, ये आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा होगा कि वो 0 से स्टार्ट होती हैं और दाईं तरफ तो होती हैं सारी धनात्मक संख्याएं और यहाँ पर होती हैं ये सारी ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, आया आपको समझ में? तो इसीलिए ये क्या होंगी, प्राकृत संख्याएं जो है वो घटाव के लिए समृद्ध नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए प्राचीन भारत के निवासी गणना करने के लिए अपनी उंगलियों की संधियों का उपयोग करते थे। उंगलियों की संधि मतलब जैसे ये इसमें जॉइंट जो है, ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो हर उंगली में क्या है 3 लाइन है। तो वो गिनती करने के लिए क्या करते थे 1 2 3, इस 1 2 3 जो भी हम आज भी करते हैं इन चीजों का, तो संधियों का उपयोग करते थे, जो वर्तमान में भी प्रचलन में है। प्रत्येक उंगलियों में 3 संधियां होती हैं, ये मैंने आपको अभी बताया था, और अंगूठे का उपयोग इन्हें गिनने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए, ये मेरी आप फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, आया आपको समझ में? एक हाथ पर आप कितनी संख्याएं गिन सकते हैं? हम 12 संख्याएं गिन सकते हैं। यह प्राचीन आधार 12 का गणन पद्धति से कैसे संबंधित है? देखिए क्या है बताते हैं आपको कि देखिए ऐसे ये फिंगर जो है, जो उंगलियां हैं आपकी, वो उसमें क्या है आपने 12 गिन लिए हैं। ठीक है, तो वो क्या करते थे प्राचीन समय में कि वो इस तरीके से हाथ को वो दिखाते थे, इस तरीके से ये वाला हिस्सा ओनली दिखाते थे। तो इसका मतलब वो 12 चीजें गिन सकते थे। तो आधार 12, तो जितने भी हाथ होता, जैसे एक बार हाथ दिखाया तो 12, दोबारा उसने हाथ दिखाया तो 24, फिर दिखाया तो 36। ठीक है, तो इस तरीके से ये आधार मानते थे कि ये जो 4 फिंगर है वो 12 चीजों को गिन सकता है। ठीक है, उसी को हम बोलते थे आधार 12। ठीक है, और कैसे संबंधित था भाई, 12 एक हाथ दिखाया तो 12 हो गया, दोबारा 2 बार दिखा दिया तो वो 24 चीजें गिन लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 4।